एनसीएन टीवी के टॉक शो मिस सैमसन जावेद तमाम नाजरीन और आज के मेहमान मोहतरम डॉक्टर जोशुआ लहरू साहब को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, गो के पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, आबादी के अजाफे के साथ जो आबादियाँ शहर के करीब थीं, बड़ा कुंबा होने की वजह से ज़मीन से मतलूबा आमदन हासिल ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी वजूहात थी कि ज़मींदार ने जो है वो ज़मीनों को प्लॉटिंग में या हाउसिंग स्कीम में डाल दिया और उससे जो है लोगों ने शहर का रुख किया। और कुछ ये भी अलमिया हुआ कि अगर एक ख़ानदान के पास एक मरबा ज़मीन थी तो जाहिर है उसके बच्चों में जब इजाफा हुआ तो थोड़ा थोड़ा उनके हिस्से में आता था आमदन। जब तकसीम हो तो उसमें भी फर्क पड़ता है। लोगों ने फिर वो ही है कि रोजगार के लिए वो बाहर में निकले। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे जो हमारी मसीही आबादी हैं या दूसरी हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं और ज़राअत में जदीद तकनीक ये हम जानेंगे बजाय मैं कुछ इंट्रो में बताऊं, क्योंकि जो आज हमारे साथ हमारी ये गुड लक भी है कि शायद बहुत सारे लोग उनको इस हवाले से ना जानते हों कि वो जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो आपको जदीद टेक्नोलॉजी इस तरीके से बताते हैं कि आप फसल को कैसे, आप अपनी आमदन को कैसे और आप कैसे अपनी माशी जो हालत है उसको बेहतर कर सकते हैं। एक और भी बात याद रखेंगे हम, जोशुआ चूंकि एग्रीकल्चर से नहीं बल्कि एक ऐसा नौजवान है जो मोटिवेशन या मोटिवेटर उसको कह सकते हैं कि हम वो इस तरीके से आगाही देता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन के साथ या हालात को कैसे बेहतर कर सकते हो। ये बहुत बड़ी हमारी एक आज खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं। एक मैं ये भी बताता जाऊं कि गुर्बत एक ऐसी चीज है जो जराइम को जो है वो बढ़ाती है या जन्म देती है। जब ख्वाहिशातें ऐसी हों जब पूरी नहीं होती तो फिर वो रास्ते जो है वो गलत रुख इख्तियार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जोशुआ साहब आपको वेलकम कहता हूं। और अगर डॉक्टर नहीं लगाता तो चूंकि थोड़ा सा हमारा ऐसा भी है कि एक सीनियर होने के नाते बाज़-औक़ात अगर मैं आपके साथ बेतकल्लुफ़ी से बोलूं तो प्लीज इसको दरगुजर कर लीजिएगा। तो पहले हाल चाल बताइएगा फिर आगे बात करते हैं कि क्या मसरूफियात और क्या हाल वाल है आपके। बहुत जी शुक्रिया सर, मैं आपका ममनून हूँ, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया और डॉक्टर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई रियली लाइक टू बी कनेक्टेड ऑन पर्सनल लेवल और आई एम हैप्पी बीइंग कॉल्ड जोशुआ ओनली। बाकी थिंग्स आर गोइंग वेल। मैं जर्मनी से इंग्लैंड मूव किया हूँ और अभी मैं ब्रैकनल में रहता हूँ जो लंदन के पास है, रेडिंग और स्लाउ के दरमियान में है। यहाँ मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है, एरोपोनिक्स। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ उस पर वीडियोस मिल जाएंगी, सब कुछ, लेकिन अभी हम एडवांस स्टेज पे है दुनिया में ये टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में एक तो आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जो आप आमतौर पे आप 1 एकड़ में हम ग्रो करते हैं, वो अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग से करेंगे तो 60 एकड़ के बराबर है। तो इसमें इनोवेशन है, चैलेंज है। और मैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हूँ। इसके अलावा 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ मेरा रिसर्च एंड टीचिंग का कुछ काम है। तो ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग वेल। बाकी पाकिस्तान के अंदर हमने किसान इत्तेहाद का काम शुरू किया, उस पर काफी कुछ करने को है। इसी ये तरह मैं पूछने वाला था आपसे कि पिछले गुज़श्ता माह आपने एक जो है वो मुहिम शुरू की जिसमें आपको खातिर खा जो है वो
एक कामयाबी हासिल हुई कि जोगदार जो गाँव आपके साथ मिलते गए और बढ़ता रहे। जी, जी, जी। जी, ये वाकई ये बड़ा, मैं तो मौजूदा इसको कहूंगा। हाँ, हाँ। हमने सूदा देहात प्रोग्राम शुरू किया था हुँ, खवातीन के लिए। हुँ, वो पहले एक गांव से 80 घरों से शुरू किया, हुँ, और मैं उन सारे कंट्रीब्यूटर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत से यूके से साथी, अमेरिका से, हुँ, जर्मनी से, पाकिस्तान से, हुँ, जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया, और हमने 80 घरों का टारगेट लेके चले थे। हुँ, और अब हमने पौधों की डिस्ट्रीब्यूशन पे हम आगे, फिर बीजों पे आगे, हम 5,000 लोगों को हमने कवर किया। वेरी एक नाइस। गांव का वादा किया था, और अब हम 25 गांव से ज्यादा पे चले गए हैं। यानी कुछ हुँ, आबादियां भी हैं जिनको आप गांव नहीं हुँ, कह हुँ, सकते। हुँ, तो उसकी 2 स्टेजेस हमने, और ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने में मुकम्मल किया। हुँ। अभी बीजों के पैकेट दिए तो वो 10,000 पैकेट दिए गए, और अभी दूसरे शहरों में बाय पोस्ट भी भेज रहे हैं। आपने कहा था सियालकोट भी कुछ करें, तो अगर आप वो अपने इलाके में कहीं भी बताएं तो हम बाय पोस्ट भी आपको भेजेंगे। तो नहीं। आइडिया इज दैट कि वी डू डेवलपमेंट अच्छा, ऑन मैसिव लेवल। बात से बात निकलती है तो आप यहाँ पे जर्मन में भी, इंग्लैंड में खसूसी आप यहाँ आए डेवलपमेंट कर रहे। यहाँ तो लैंड, बहुत सारा लैंड है, फिर यहाँ बरानी ज्यादा, यहाँ पे वो उस तरीके से जरूरत नहीं होती कि पानी की ज्यादा जरूरत हो, या वहां पर भी ऐसे अब सिस्टम आ गए हैं कि पाइप लगा के पानी आता जाता रहता है। आप क्या वहां पे क्या महसूस करते हो पाकिस्तान का, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो, यहाँ का और वहां का? हम्म। टेक्नोलॉजी भी साथ ही है जी। बिल्कुल। हम्म, मुझे जाती तौर पे लगता है कि पानी एक छोटा, एक सिंगल फैक्टर है। हम्म, लैंड अवेलेबिलिटी एक दूसरा फैक्टर है। हम्म, एक तो जैसा आपने शुरू में बात की कि जब लोग, आबादी बढ़ी, घरों की हम्म, जरूरियात बढ़ी, है, ज़राई जमीनें हाउसिंग सोसाइटीज में बदल गई। हम्म, लेकिन उसके अलावा जमीनी कटाव हुआ, बारिशों से जमीन खराब हुई, कलर हम्म, का मसला आ गया, सेम का मसला आ गया। हम्म, यूरोप में भी अपने मसाइल आए। मिसाल के तौर पे यहाँ भी सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हुई। हम्म, तो जब ये सारी चीजों को आप कलेक्टिवली देखते हैं, तो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी इज द बिग थ्रेट। इट्स रियली अ बिग yes, प्रॉब्लम। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आए। तो जब हम्म, आप सारी चीजों को जोड़ के देखें, तो आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ता। तो यहाँ शो के रिसर्च भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, हम्म, कंज्यूमर पैसे भी देना चाहता है। इसलिए सारी चीजें मिल मिला के यहाँ एडवांसमेंट को आसान बनाती हैं। वहां तो हम किसान को उसकी रोटी के पैसे नहीं देने पर राजी होते। ये तो बिल्कुल। अब इसी वजह हाँ, से इनोवेशन नहीं आती वहां जल्दी। लेकिन एक देखिएगा, बहुत सारे मुल्क जो हैं, जिस तरह मतलब पाकिस्तान ही है, अगर एग्रीकल्चर को बेहतर करता, जैसे मेरा तल्लक जो है सिंध से, हमारी जमीन सिंध से थी, और वहां पे जो किसान जो है वो जो होते हैं ना, छोटी छोटी मुड्डियां, हम मुड्डियां बोलते थे, जड़ें उसको या पौधों को लेकर, और जो है हाल दूसरी तरफ ले जाना ट्रैक्टर, वो बीच में खड़ी होंगी, एक बकायदा कनाल की शक्ल में नहीं होती थी। अब जाके हम लोगों ने काफी बेहतर किया कि हम कनाल कनाल का उसको एक, जिसको खेत कह ले या पैली कह ले, इस हम्म तरह से किया। अब तो वरियाल वो भी नहीं तस्वर। तो ये हम्म। आप कैसे रिकमेंड करते हो कि आप कैसे ज्यादा फसल, अगर ऐसा कोई हल है कि खाद के अलावा कोई और ज्यादा फसल ले और बेहतर तौर पे लेके आए? अच्छा, पहली जो आपने बात की कि लोग, हम बड़ा हाँ, फील्ड पहले नहीं होता था, अब है। हाँ, हाँ, बड़ा हाँ, फील्ड क्यों बनाया जाता था? बड़ा फील्ड हम्म, बनाया जाता था फ्लड इरिगेशन के लिए। आपने हाँ, पानी दिया, वहां हाँ, से छोड़ा, और वो पूरे खेत में चला गया। हम्म, लेकिन उस तरीके से पानी का यूज बहुत ज्यादा। अभी आज ही मैं हम्म, कैलकुलेशन कर रहा था अपनी जॉब का ही हिस्सा, मेरी अपने सही, सीईओज के सही, साथ। तो अभी पानी है ही नहीं इतना कि आप इतनी ज्यादा जमीन को, खेतों के खेत पानी से भरते चले जाएं। हम्म, दूसरे नंबर पे अभी आपको छोटे खेत ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो हम्म, खेत बनाने पड़ेंगे जो इंटेंसिव हो, हम्म, जहां आपका, आपकी जो इनपुट्स हैं वो वेस्ट ना हो, वो हम्म, मैक्सिमम यूटिलाइज हो। नहीं, फिर नहीं, आपने सवाल किया कि खाद के अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो हम्म, बिल्कुल, खाद के अलावा हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल, वक्त की जरूरत है, बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है। जो हम्म, पहले उस पर कमांड कर लेगा वो जीत जाएगा, वो आगे आएगा, वो लीड करेगा। हम्म, लेकिन इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ पेशेंस, and it need lot of people with हम्म, innovative thinking and हम्म, willingness to come front and try हम्म, and test different opportunities. वेरी राइट। अच्छा, अभी हम असल उस टॉपिक की तरफ आते हैं
ये तो बातें जो इस तरह थोड़ा इंट्रोडक्शन भी था। तो ये जो आज का टॉपिक है वो भी आपका चुना हुआ है कि इज्तमाही तरक्की से मुराद ये है कि इज्तमाही माशी तरक्की, ठीक है, माशी तरक्की, और उसके साथ साथ फिर तेज और फिर पायदार दोनों। देखो, एक सुनने वाले को या देखने वाले को ये लगेगा कि यार कैसे ये इज्तमाही तरक्की तेज भी और पायदार भी, इसको थोड़ा सा वजाहत कर दें। अच्छा, इज्तमाही तरक्की, पहले तो तरक्की की जो डेफिनेशन है वो तरक्की होगी वो जो इज्तमाही होगी। अगर आपने अपने मोहल्ले में एक अच्छा घर बना लिया और आसपास सारे गरीब रह गए तो वो आपकी चोरी करना शुरू कर देंगे, फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। फिर अगर कोई और होगा, आपने अच्छी वो टेलीफोन कनेक्शन लगा लिया, उनके पास पैसे नहीं है, वो आपके टेलीफोन कनेक्शन के अंदर से टांके लगा के फोन के, यानी दे विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। यू विल बी नॉट हैप्पी वेयर यू आर लिविंग अगर आपकी सराउंडिंग के अंदर वो खुशी खुशहाली तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो इंसानी मुआशरे इज्तमाही तरक्की से बिल्ड होते हैं, इनफरादी तरक्की से कभी बिल्ड नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे इज्तमाही तरक्की में कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन आते हैं। मैं अगर एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूं या मैं अगर एजुकेशन में कुछ करना चाहता हूं तो मेरे साथ वाला भी कुछ आइडिया वो भी लाएगा और हम मिलके एक टीम बनेंगे। तो एक जो की फैक्टर है, जो सीक्रेट है तरक्की का, उसका इज्तमाही होना, तेज होना इसलिए बहुत जरूरी है। खासतौर पे मैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि वो सारे काम जो हमारी जिंदगी में, आप देखें गैप कितना ज्यादा है। मैं बचपन में देखता था, मुझे बिल्कुल एक फर्क माहौल था, तरक्की कुछ थी, कुछ कंट्रीब्यूशन था क्रिश्चियंस का, उसके बाद एक लंबा गैप आ गया। अभी तेजी की जरूरत यह है कि आज के दौर पे भी हम आगे बढ़े और जो पीछे गैप रह गए उसको भी पूरा करें। बदकिस्मती ये हुई कि पीछे एक पूरी जनरेशन शायद उतना कुछ कर नहीं सकी, उतने इख्तियारात नहीं उनके पास थे, या कुछ फैक्टर्स इस तरह से बदले कि हमारी नस्ल अब जो मौजूद है, मेरे एज ग्रुप के लोगों के पास कुछ है नहीं है ज्यादा अगली जनरेशन को देने के लिए। जो हमें देने वाले थे वो बहुत फराख दिल, उनके पास काफी कुछ था, लेकिन जो बीच में गैप आया अब उसको कवर भी हमें तेजी तेजी से करना होगा और बहुत सारे एरियाज पे एक साथ काम करना पड़ेगा। और उसका पायदार वो तब होगा, पिछली जनरेशन की जो तरक्की थी वो क्यों नहीं कायम रह सकी? वो इसलिए नहीं कायम रह सकी कि लफ्ज मिसिंग था पायदार, जिसको मैं उसको पायदारी को सस्टेनेबिलिटी से जोड़ के देखता हूँ। मैं अक्सर एक बात याद करता हूँ, मेरे बचपन में, अब मेरे घर से निकलते थे तो सामने सल्वेशन आर्मी की बिल्डिंग थी, वो डिस्पेंसरी थी, उस इलाके में एक ही डिस्पेंसरी थी और बड़ी पॉपुलर। उसके बिल्कुल साथ कैथलिक चर्च का एक स्कूल था, हॉस्टल था, सबसे बड़ा शहर के अंदर। उसके बिल्कुल पीछे चर्च ऑफ पाकिस्तान का हॉस्टल स्कूल था, उसके दूसरी तरफ एक और चर्च का था, थोड़ा आगे मजदूर बच्चों का, यतीम बच्चों का, यानी सब कुछ आपको लगता था कि चर्च की ग्रिप है, क्रिश्चियंस का कंट्रीब्यूशन है। ये आज आप जाएंगे तो जोशुआ यहाँ प्लीज, अगर आप अपने चक का, अपने गांव का थोड़ा सा हदूद अरबा या कुछ बताओगे तो और ज्यादा मौसर गुफ्तगू हो जाएगी। हाँ जी, मेरा जो गांव से ताल्लुक है वो बड़ा मैं उसको क्लेम करता हूँ, लेकिन गांव में मेरा रहना जाना वो छुट्टियों की हद तक था। हम गांव में रहे नहीं, लेकिन हमारा गांव, बड़ी मोहब्बत है मुझे गांव से और गांव के लोगों से। तो वैसे तो सारे मसीही गांव हमारे हैं, लेकिन मैं अगर अपने खुसूसी गांव की, तो मेरे गांव का नाम है चक नंबर 31 चैनार, और वो खानेवाल के अंदर है। कच्चा कुएं एक छोटा सा एरिया, वहां से 20 किलोमीटर अंदर, शांति नगर के पास। वो गांव सियालकोट से क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आके आबाद किया था, वहां उनकी जमीनें थी। और मेरे परदादा नंबरदार थे, फिर पापा के ताया मेरे दादा नंबरदार थे, फिर पापा नंबरदार, अभी मेरा छोटा भाई नंबरदार। तो वो कम्युनिटी लीडरशिप, जिम्मेदारी और एक्टिविटीज हमारी काफी एक्टिवली, वी वर क्वाइट एंगेज विद द पीपल देयर। और अभी भी हम गांव में काफी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो सारे गांव अपने हैं, तो आइडिया ये है कि सब में इज्तिमाई तरक्की आए, सारे गांव खुशी खुशहाली की तरफ बढ़े। सही सही सही। अच्छा, ये एक आपने जो है एग्रीकल्चर को ही समझा कि इसी के तरक्की इसी के जरिए हो सकती है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी मोस्टली आबादी जो है, आप भी माशाल्लाह वहां से निकले,
स्टडी करते जर्मन, और अब माशाल्लाह एक रिसर्च उसमें कंपनी में हो बड़ी में। तो ये दूर दराज आप अगर लिया की तरफ चले जाएं या दूसरों की तरफ, लोग ज्यादा बाहर कर रहे हैं, तो फिर हम जो है वो अभी तक एग्रीकल्चर को, कुछ आपको मार्जिन लगता है कि एग्रीकल्चर को हम बेहतर करें तो हम अपनी ज्यादा बेहतर माशी शक्ल उसको ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं एग्रीकल्चर की तरफ क्यों, मैंने इसलिए कि जाहिर है मेरी फैमिली गांव से थी, मतलब गांव में रहते नहीं थे लेकिन जज्बाती तौर पे, दिली तौर पे वहां रहते थे, तो मसाइल देखते थे लोगों के और वो मसाइल एग्रीकल्चर से जुड़े थे। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखूं कि मैं कौन सा फील्ड, तो मुझे आज भी एग्रीकल्चर उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है। और वो क्यों लगता है, आपके पास चॉइस कोई नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा। लार्जली अगर आप देखें, एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि आपका इंजीनियर डॉक्टर से आपका साल महीने में एक दफा वास्ता पड़ता है, वकील से शायद जिंदगी में एक दफा वास्ता पड़ता है, किसान से आपका दिन में 3 दफा वास्ता पड़ता है, सुबह शाम दोपहर, और शायद किसान इसके का खुदा दरमियान का में। हर वक्त वास्ता पड़ता। हाँ जी। तो कहने की बात यह है कि फूड प्रोडक्शन का मुतबादल है ही कोई नहीं है हमारे पास। यस। तो इट इज, अभी कोरोना जब हुआ, जब आपने लॉकडाउन की खबर सुनी, मैंने और आपने, हम गाड़ी लेने नहीं भागे, हम कंप्यूटर लेने नहीं गए, हमने फौरी तौर पे देखा आटा रोटी चावल उसका इंतजाम करो। मैंने अपने जेन रडार घुमाया, मेरे आसपास किसान कौन कौन है। तो फूड सिक्योरिटी इज द रियली बिग चैलेंज। अब फूड की क्वालिटी और 10 चीजें और हैं उसके अंदर, वो क्यों नहीं हम उनको कवर कर पा रहे, क्योंकि हमारा फार्मर उन चीजों के लिए ट्रेंड नहीं है। अब जब वो ट्रेंड नहीं है तो फिर पूरे प्रॉब्लम है। अगर आप क्वालिटी फूड नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम भी ज्यादा है, आपके माशी प्रॉब्लम भी ज्यादा है, आपके जराइम भी ज्यादा है, सारी चीजों का। रोमियो के पास एक कहावत थी कि जब रोमियो ने स्टेट को कंट्रोल रखना होता था तो वो कहते थे 2 चीजें करो, एक लोगों को खाना खिलाते रहो और दूसरा उनको एंटरटेनमेंट देते रहो, कोई बगावत नहीं होगी। तो फूड इज कंट्रोलिंग मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगली बात आपने लिया की बाकी इलाकों की। हाँ जी, एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए गरीब बंदे को जरूरी नहीं कि वो एग्रीकल्चर करे, अगर वो नहीं करना चाहता तो उसको छोड़ना चाहिए, और उसमें उसका कसूर कम है, कंज्यूमर का कसूर ज्यादा है। मेरी एक तहरीर है, उसमें 2 सहेलियां जाती हैं, वो ऐसी लड़कियों का नाम आगे, लड़के बंदे भी ऐसे करते हैं, लाइक हम आईफोन तो ले लेते हैं 1500 यूरो का, पाउंड का, लेकिन जब हमने आटा सब्जी रोटी लेनी होती है तो तब हम सस्ती तरीन दुकान पे जाते हैं, आईडी पे जाते हैं, आस्था पे जाते हैं। तो फूड पे हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते। पाकिस्तान में गंदम की अभी कीमत गवर्नमेंट ने 1600 रखी है, आप खुद देख लें कैलकुलेशन करके, किसान को घर में 2000 पड़ेगी वो गंदम, कंज्यूमर उसको 1600 भी नहीं देगा, 1500 1400 में उसकी गंदम बिकेगी। तो वो जेब से अपना मेहनत भी दे रहा, खून भी दे रहा, इज्जत भी उसकी कोई नहीं है माशरे के अंदर, फिर वो क्यों करे खेती बाड़ी, नहीं करनी चाहिए उसको। लेकिन अगर वो खेती बाड़ी से निकलेगा तो मुतबादल कौन है। यस। और अगला मसला, अगला प्रॉब्लम, जब मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो मैं अपने उस गांव को, जमीन को ऑन करता हूँ, उस जमीन की ओनरशिप, उस गांव में प्रेजेंस, मेरी कम्युनिटी है, मेरा फखर है, मेरी नेशनल लेवल पे प्रेजेंस है, जो मेरी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करती है लैंड से, प्रोडक्शन से, ओनरशिप से। मैं उससे कटता चला जाता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग कर सकते हैं, जो अफोर्ड करते हैं, उनको बड़ी फराख दिली के साथ अपने गांव को देखना चाहिए, अपने गांव में रहने वाले चाचे बाबे ताए अंकल किसान को देखना चाहिए, उसको फीड करें, उसको सपोर्ट करें, उसको स्ट्रेंथन करें। वो जाए आपको लस्सी का ग्लास पिलाएगा, आपके बच्चे वो खेत में खेलेंगे, और आपकी उस मुल्क में उस जमीन के साथ ऑनरशिप कायम रहेगी। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, सोशल पॉइंट से, इकोनॉमिकल पॉइंट से, और अबव ऑल फूड सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, ये और भी तो आप देखो, यहाँ पे आप भी देख रहे होगे, हम लोग भी देखते हैं कि बड़े बड़े जगह हैं ऐसी पड़ी जहां उन्होंने भेड़ें पाली हुई हैं, भेड़ें पाली हुई हैं। फिर जो है मोस्टली भेड़ें यहाँ के गोरे या दूसरे बड़े खेत ले लेते हैं, जमीनें लेते हैं, वहां भेड़ें पालते हैं। फिर जो और भी आपके पास भी ऐसी प्लानिंग है, आपने प्लान दिए थे कि ये करो और वो करो, तो इससे आप अपना भी फूड और अपना वो अखराजात भी और बेहतर लाइफ भी ला सकते हो। उसका भी जरा तरजीहात आपके क्या, प्लानिंग क्या है, या आपने क्या प्लान ऐसे बनाए जो लोगों को
दिए, और अभी भी हमारे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की वसासत से आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेक्निकें, ये वाला आप प्लानिंग करो तो आप बेहतर से बेहतर आमदन ले सकते हो। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम्म, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने ज़राअत क्यों पढ़ी। मैंने ज़राअत पढ़ी थी अपने गांव हम्म, के लोगों की जिंदगी देख के। हम्म, आज मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ, मेरा साइंटिफिक इम्पैक्ट फैक्टर है, हम्म, कॉन्फ्रेंसेस हम्म, में जाके हम्म, प्रेजेंट करता हम्म, हूँ, लेकिन मेरे गांव में रहने वाले बंदे को उसका क्या फायदा। हम्म, मैंने फिर उस पे एक आम बंदे की जरूरियात पे सोचा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने काफी काम किया। और अगर कोई इस एरिया में इंटरेस्टेड है काम करने में, तो आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद देम वॉलंटियरली, हम्म, कोई भी सस्टेनेबल। हम्म, अच्छा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एग्रीकल्चर अगर आप बात करें, टू बी प्रिसाइज, तो मैं सोचता हूँ कि किसान को सबसे पहले एक तरजीह सोचनी पड़ेगी, और वो ये तरजीह है कि उसको सेल्फिश होना पड़ेगा। उसको मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं करनी, हम्म, पहले उसको अपने किचन के लिए प्रोडक्शन करनी है। जब वो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करेगा, वो 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ में गंदम लगाएगा बेचने के लिए। बिकेगी ओके। बिकेगी नहीं बिकेगी कुछ भी, वो हम्म, 2 एकड़ के अंदर गंदम थोड़ी सी लगा ले, कुछ सब्जी लगा ले, कोई बकरियां रख ले, कोई मुर्गियां रख ले, कुछ मछलियां पाल ले, 50 चीजें कर ले, हाँ, और उससे हम्म, अपना किचन चलाए। हम्म, डेली किचन का खर्च ज्यादा है बजाय उस हम्म, आमदन के जो आपको फसल से मिलती है। तो आप क्यों आमदन ले रहे हैं? आप अपनी जरूरत डायरेक्ट क्वालिटी फूड का इंतजाम करें अपनी। तो पहले तो हम्म, ये चीज है। हम्म, और अगर आपके पास सरप्लस फूड है, एक्सेसिव फूड है, हम्म, उसको अपनी लोकल मार्केट में, अपनी मोहल्लेदारी में बेचें। आज आप मेरे गांव में जाएंगे, मेरे गांव हम्म, में किसी दुकान से आप कहेंगे कि मुझे आटा दे दो, तो हम्म, वो आटा आप पूछेंगे दुकान वाले से, तूने कहाँ से लिया? हम्म, वो आपको नहीं कहेगा कि मैंने फलाने भाई बशीर भाई नजीर भाई फलाने से लिया। वो कहेगा जी मंडियों लेके आया, शहरों लेके आया। क्यों? हाँ, ये बंदा वहां ट्राली पे हम्म, रख के आटा बेच रहा है, ये दूसरा दुकानदार रिक्शे पे वहां से लेके आ रहा है। क्यों कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? तो हम्म, वी हैव टू बी फर्स्ट थिंकिंग अबाउट आवर फैमिली, हम्म, देन वी हैव टू बी थिंकिंग अबाउट आवर रीजन, हमारे आस हम्म, पड़ोस का। और हम्म, अबव ऑल हमें डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। और अभी अगर आपने ये दोनों काम कर लिए और आप इकोनॉमिक्स की तरफ, आमदन की तरफ जाना चाहते हैं, हम्म, तो मैं अभी उसमें भी सजेस्ट करूंगा आप एक फसल पे ना रहें, एक ज़रूरी प्रैक्टिस ना करें, मल्टीपल करें। अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, एरोपोनिक, वर्टिकल फार्मिंग, एक्वापोनिक, आप वो टेक्नोलॉजीज पे काम करें। उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन मतलब ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा। हमारे किसान का मसला, उसके पास थोड़ी जमीन है, हम्म, छोटा किसान है, 4 एकड़ से कम का। हम्म, वो और इस इन टेक्नोलॉजीज के साथ आपको 4 एकड़ नहीं चाहिए, आपको 1 एकड़ ही बहुत है। और आप 1 एकड़ के साथ अपना छोटा शहर कस्बा, उसको आप बुनियादी चीजें सप्लाई कर हम्म, सकते हैं, और यू कैन अर्न रियली गुड मनी। सो दी मैं समराइज करूं तो 3 बातें। पहली, सेल्फिश हो, पहले अपना किचन देखें। जो आपको हम्म, किचन में चाहिए 80% चीजें आपके खेत से आनी चाहिए। हाँ, नंबर 2, एक्सेसिव है तो वो लोकल पड़ोसियों को बेचें। और नंबर 3, अगर नॉर्मल एग्रीकल्चर करना है तो डाइवर्सिटी लाएं, मेहनत करें, 4 4 5 5 चीजें लगाएं। और हम्म, लास्टली, अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मॉडर्न फार्मिंग यानी वर्टिकल फार्मिंग, इनोवेटिव एग्रीकल्चर की तरफ। ये मैं भी थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ जोशुआ। तो चूंकि खुद भी एक जिम्मेदार हूँ, तो जो हमारे हारी थे वो क्या करते थे कि ये कमाद लगाया, उसके अंदर उन्होंने सब्जियां लगा लेते थे, या बन्नों के साथ उन्होंने भिंडियां लगा ली, या और बहुत सारी ऐसी जो है वो मूली गाजर, वो उसको वो फसल भी ले लेते थे, लेकिन वो साथ साथ अपनी जो घर का एक भाजी कह लो या अपना सब्जी वो भी ले लेते थे, फिर मुर्गियां भी। तो जो अक्लमंद है, जो जिनका शहर दूर है, वो कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि आजकल भी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रुझान जो बाहर निकले का रुझान ज्यादा हो गया। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, और ये बहुत बड़ी खामी है। मैं हम्म, समझता हूँ कि किसान को एक तो इज्जत भी नहीं मिली, और बहुत सी हम्म, वजह हुई कि हाँ, किसान अपने हम्म, खेती बाड़ी से वो उसका दिल उचाट हो गया। हम्म, अब आप देखें कि गंदम की फसल लगाने वाले किसान ने हम्म, गंदम की बिजाई कर ली, उसके बाद अगले 5 महीने क्या किया? हम्म, कपास के दिनों में आप जाएं, जिस दिन स्प्रे होनी उस दिन होनी, बाकी सारा दिन ज्यादातर लोग टाइम वेस्ट करते हैं। अक्सर हाँ, जिम्मेदारों के बच्चे एक्टिव नहीं यस, है। यस, क्यों नहीं है? इसमें उनका भी कसूर है, लेकिन दूसरी तरफ हम्म, मेरा एज ए कंज्यूमर भी कसूर है। हम्म, मैंने उनके पेशे को रिवॉर्डिंग ऑक्यूपेशन नहीं रखा। हम्म, रिवॉर्ड उसका ये है कि किसान ने अगर सब्जी उगाई है और उसको उसके 50 रुपए उसकी कॉस्ट आई है,
तो मैं उसमें ये भी देखूं कि उसने मेहनत कितनी की है, दिहाड़ी कितनी चल रही है, कितनी दिहाड़ियां लगी हैं। अब देखें कि एग्रीकल्चर वर्कर की दिहाड़ी एक तो वैसे कम है अगर आप बंदा रखते हैं, अगर आप बंदा नहीं रखते, आप खुद काम करते हैं और अपनी प्रॉफिट पे उसको काउंट करते हैं, तो मेरा ख्याल आपकी 10 रुपए 15 रुपए दिहाड़ी बनती है। और जो इनपुट कॉस्ट है अक्सर आप जेब से दे रहे होते हैं। तो जब वो प्रॉफिट ही नहीं, ऑक्यूपेशन ही नहीं प्रॉफिटेबल रहा, तो फिर लोग उस पर इनोवेशन कहाँ से लाएंगे, डाइवर्सिटी कहाँ से लाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी एक कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें हमारे जो लोकल टीम है उनके साथ मेरी यही डिस्कशंस होती हैं कि आप खालों के ऊपर लगाएं, फिर उसके बाद अगर खेत के किनारे दरख्त हैं, आपके खेत के किनारे 10 दरख्त हैं, आप 10 सब्जी की बेलें उन पर चढ़ा दें। उन सब्जी की बेलों से आपके किचन में कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। तो लेकिन ये तब भी आप इनोवेशन पे सोचेंगे जब आपका दिल होगा उस चीज के अंदर, और उस चीज के अंदर दिल तब होगा जब आपकी इनकम हो। तोरी लगाई जा सकती है। तोरी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक, वो करते भी ऐसे ही हैं ये। इन्होंने जो करेला है वो भी इसी तरह ही साथ लगाया होता था। जो छुआ एक मैं ये भी मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ कि जो फिश फार्मिंग इन्होंने शुरू की किसानों ने, पता नहीं क्यों वो कामयाब क्यों नहीं हो पाई। कौन से इलाके में? ये सारा जो आप सियालकोट से ऊपर चले जाओ, शेखुपुरा चले जाओ या लाहौर के ऊपर चले जाओ, बहुत जगह लिया की, इसलिए लिया की बात करो लिया कि में तो उससे बहुत, वास्ता मेरा ज्यादा पड़ता था। अच्छा मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि बहुत सी चीजें, मेनली मार्केट की भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा वाटर कॉस्ट, पानी महंगा पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको बायोफ्लॉक बोलते हैं। तो अगर बायोफ्लॉक आप करें तो कॉस्ट तो आपकी ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा, और उसमें वाटर कॉस्ट और क्या कह लें इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा आपके कंट्रोल में है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। तो मैं समझता हूँ कि बजाय हमें लार्ज एरिया के, हमें छोटे एरिया पे आना चाहिए। अगर कोई फिश फार्मिंग करना चाहता है तो बजाय वो 6 एकड़ का फार्म बनाए, वो 1 एकड़ का, बल्कि आधे एकड़ का फार्म बनाए और वहाँ बायोफ्लॉक लगाए, तो सक्सेस रेट काफी ज्यादा हो सकता है। सही सही। तो एक आपने सुजेस्ट किया कि बकरी, भेड़ बकरियां, मुर्गियां, फार्मिंग, फिर बहुत सारे तो जो है आम के पौधे, दरख्त, वो तो दरख्त ही बन जाते हैं। फिर और बहुत सारे जो हैं वो पेड़ भी लगाते हैं, जैसे लाइमन। लेकिन ये जो इसकी जो शहर तक पहुंचाने का मामला भी कई दफा काफी मुश्किलात में, छोटा जो स्पेशल फ्रूट वाला काम है। अच्छा, अभी सूदा देहात प्रोजेक्ट मेरा एक ब्रेन चाइल्ड है। ब्रेन चाइल्ड, मैंने इस पे क्या सोचा, मैंने इस पे सोचा, मेरी दादी जब आती थी बचपन में तो उनके पास टोकरी में काफी कुछ होता था। मिसाल के तौर पे हमारे किन्नू के दरख्त थे और उनपे सारा साल कुछ इकसाम है, उनपे गर्मी सर्दी में कुछ ना कुछ लगता था, तो वो ले आती थी। फिर उसके बाद किसी खास मौसम की आप बात करें तो वो लीमू भी होते थे, कुछ किन्नू भी होते थे, कुछ दूध भी होता था, कुछ सरसों का साग होता था, तेल घर से आता था, घी मक्खन घर से, यानी डाइवर्सिटी, काफी कुछ फूड आती थी। मैंने अभी देखा कि आज की तारीख में आप मेरे गांव चले जाएं, आपको ना अंडा मिलेगा, ना दूध मिलेगा, ना साग, आपको मोस्टली चीजें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एग्रीकल्चर शिफ्ट हो गया किचन से मार्केट की तरफ, और वो 2-3 चीजें लगती हैं जो मार्केट में ज्यादा बिकती हैं। अब हमने उसमें सूदा देहात में सोचा कि जो मेल है, जो हस्बैंड है, अब्बू है, वो अब्बू मार्केट पे सोचता है, वो कैश इकोनॉमी पे जाता है। जो अम्मी है, फीमेल है, खातून है, वो अपने किचन को देखती है। तो हमने किचन के लिए खवातीन के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया सूदा देहात। हमने जनाब 31 ट्रैक के अंदर हर घर में हमने 10 उनको, बल्कि 12 हमने फलदार पौधे दिए। उसमें लीमू है, उसके अंदर फालसा, उसके अंदर अमरूद है, उसके अंदर शहतूत है, उसके अंदर किन्नू है, उसके अंदर और क्या, मतलब मुख्तलिफ इकसाम के कुछ, जैसे अमरूद मेरे ख्याल 2-4 है। तो डाइवर्स एक सेट है पौधों का जो हमने उनको दिया। उसके बाद हमने हर घर को हमने किचन गार्डन दिया बना। उसके बाद अगली स्टेज पे, हम तीसरी स्टेज पे उनको मुर्गियां देंगे। तो ऑल क्रेडिट टू कंट्रीब्यूटर्स, सपोर्टर्स, मैं उनका थैंकफुल हूँ, और टीम का जिन्होंने सबको मुमकिन किया। मेरा सिर्फ आइडिया होता या कुछ कंट्रीब्यूशन होता। तो इससे क्या होगा, अब आप देखें, तसव्वुर की आंख से देखें कि 1 साल के बाद उस गांव में जब सारे फल लग जाएंगे, सारी सब्जी होगी,
और ये सारी प्रैक्टिस हम सारे देहातों में करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 60 गांव है, हम सब में करना चाहते हैं। दुआ करें हमें और कंट्रीब्यूटर सपोर्टर मिले। तो आइडिया क्या है, वही बात कि जब ये एक घर के अंदर फल लगे हैं तो वो मार्केट में नहीं पहुंचा सकता। हम हर गांव में एक एक कोऑर्डिनेटर रखेंगे और एक मरकज बनाएंगे और उसका नाम होगा उम्मीद मरकज। उम्मीद मरकज पे आपके पास घर में 5 अमरूद के दरख्त हैं, एक आप खा रहे हैं, 4 से फल तोड़ के आप वहां देंगे और वो चूंकि ऑर्गेनिक फल लाएंगे, हम फर्दर हम ट्रेनिंग भी करेंगे और वो फल पूरे गांव का कलेक्ट करेंगे तो वो एक ट्रक बन जाएगा, एक ट्रॉली बन जाएगी, 50 पेटियां बन जाएगी। उनको किसी भी जगह भेजना पहुंचाना इकोनॉमिकली वायबल है। ये वाला आइडिया जो आप दे रहे हो, ये तो आड़ती लोग नहीं उठाते थे, फसल उठा ली या कोई इस तरह की चीज उठा ली और लेके वो फिर महंगे दामों में बेच देता था खुद। तो इसका मतलब है कि लोगों को खुद बजाय किसी को प्रॉफिट दें, क्योंकि ये तो एक सर्कल बनता है ना, कहाँ से प्रॉफिट गया, कहाँ से तीसरी चौथी ऐसी जगह पे तकसीम होता कम होता जाता है। फर्क पता क्या, फर्क ये है कि आड़ती घरों से नहीं लेता, वो लेता है किसान से डायरेक्ट, लार्ज सप्लाई लेता, उसमें अपना कमीशन रख के आगे बेच देता। यहाँ हमारे प्रोसेस में ये है कि उसी गांव का ही कोई नौजवान है जो उम्मीद मरकज चला रहा है, जाहिर है जो भी पैसे कुछ आएंगे उसका एक शेयर, उसकी सैलरी भी देनी है। फिर उसके बाद वही सामान किसी गांव के बेटे भाई का रिक्शा, उसके ऊपर वो जा रहा है आगे। और फिर हम नेटवर्किंग करेंगे कि शहरों के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं जो हमसे वो चीजें खरीद रहे हैं, जो इनकम आ रही है वो पूरी चेन के हर बंदे को मिल रही है। और गोल इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर है जिसके घर में पौधे लगे हैं वो कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई इसका खर्चा नहीं आ रहा उसके ऊपर, उसकी फूड सिक्योरिटी और कुछ ना कुछ उसके लिए इनकम, और उसी पॉपुलेशन या दीगर पॉपुलेशन में से ज्यादा लोगों के लिए जॉब क्रिएशन। और लास्ट वन कि जो जो कंज्यूमर है उसके लिए क्वालिटी फूड। आज की तारीख में आप पाकिस्तान जाके कहें कि मुझे बगैर किसी केमिकल खाद स्प्रे के अमरूद चाहिए, आपको नहीं मिल सकता। हमारे इस प्लान के थ्रू आपको मिलेगा, क्योंकि घरों में ना किसी ने स्प्रे करनी ना किसी ने खाद डालनी है। प्रोडक्शन कम होगी बट क्वालिटी विल बी बेटर। तो दिस इज हाउ वी वांट टू लिंक ऑल द पीपल, लेकिन गोल इज नॉट टू अर्न मनी थ्रू दिस, गोल इज टू प्रोवाइड एवरीवन क्वालिटी फूड एंड डू जॉब क्रिएशन। अच्छा, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। जिनके पास लैंड नहीं, वो कैसे अपनी आमदन में इजाफा कर सकता है, या वो जो मुश्किलात हैं अपनी इकोनॉमिकल, उसको कैसे दूर कर सकता है वो? इसमें 2 फैक्टर है। अगर तो वो एग्रीकल्चर करना चाहता है और उसके पास लैंड नहीं है तो वो उन क्रॉप्स की तरफ जाए जिनमें लैंड की ज्यादा जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मशरूम कल्चर, मिसाल के तौर पे हर्ब्स। अब देखें कि धनिए की एक गुट्टी आपको उगाने में कोई आपके ज्यादा पैसे नहीं लगते, मैं ऑलमोस्ट फ्री, बीज फेंकना, पानी लगाना आपने। अगर मैं अपनी सामने की इस दीवार के ऊपर धनिए के पौधे लगा लूं तो मैं 100 पौधे लगा सकता हूँ। और अगर मैं एक पौधे को, उसको तैयार होने में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो 1 महीने के अंदर मेरा वो गुटियां जितनी भी है मैं उनको देखूं, अगर वो 20-20, 50-50 रुपए की भी बिकती है तो मल्टीप्लाई करके देख लें, इनकम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए, अगर मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं खुद देखूं, मैं चूंकि काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं देखूं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट में बिकती है। मेरे पास अगर कोई नॉलेज है, मेरे पास कोई स्किल है, मेरे पास लेबर है, फोर्स है, जो भी है वो मैं मार्केट में बेचूं और उससे इनकम जनरेट करके अपने आप को फर्दर डेवलप करूं, और मैं फिर उस तरफ जाऊं जो मेरे ख्वाब हैं, जो मेरी उम्मीदें हैं, जो मेरी ख्वाहिशात हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आई नीड टू बी अर्निंग हैंड इन एवरी पॉसिबल वे। एंड अगेन इनकम के अंदर भी एक चीज पे रिलाई नहीं करना। मैं अगर दिहाड़ी कर रहा हूं तो मैं कोई साथ छोटा मोटा बिजनेस भी करूं, मैं कोई साथ इस तरह की एक्टिविटीज भी करूं, जैसे दीवार पे आपने धनिया लगा दिया या मशरूम लगा ली या कुछ और कर लिया, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं। लेकिन गोल ये है कि मैंने उस पॉइंट पे नहीं रहना, मैंने जिंदगी में दिन ब दिन कदम ब कदम आगे बढ़ना। जी जी जी, ये स्ट्रगल जरूरी है। अगर आप सिर्फ इसी पे डिपेंड करो या भरोसे पे छोड़ दो, या खुदा जैसे कहता है, खुदा भी कहता है निकम्मा हमेशा कंगाल रहता है। तो मेहनत जो है वो शर्त है कि आप मेहनत करें और सोचें कि किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। ये तो इस तरह। और आप क्या रिकमेंडेशन होती हैं या क्या प्लानिंग देते हैं कि लोग जो है वो अपनी इकोनॉमिकल जो है वो
स्टेटस कह लें वो बेहतर कर सकें, क्योंकि मसाइल जो है इस वक्त सारा अगर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का है और बहुत सारे जो है वो जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरह के भी वाकयात बड़े पेश आ रहे हैं। तो वहां पे क्या आप सोचते हो, क्योंकि आपका काम है, मेरा ख्याल है सोचते हो, बहुत सोचते हो, मैं अपनी बिल्कुल बहुत कम्युनिटी के लिए सोचता हूँ। बहुत सोचते हो, बिल्कुल और सही, ऐसा भी ही। बहुत सारे, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है कि हम्म। इस वक्त हम सोच रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं सर इसमें कहूंगा हाँ, कि हाँ, जब पहले तो जो प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड हम्म, ऑर्डर और बाकी चीजें, और वो हम्म, सियासी प्रॉब्लम्स, हम्म, मैं इस पे नहीं अभी सोचता। मैं इसलिए नहीं सोचता, मुझे लगता है मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर। आज आप मुझे वो बात करेंगे उधर ये स्विफ्ट। मैं जोशुआ, मैं इसलिए आपको इसलिए मैंने शेयरिंग की है, वहां पे ये टॉपिक ही अलग निकल जाएगा। असल में मैं कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिकल आपकी जो माशी हालत बेहतर नहीं ना होती, तो आपको बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपनी माशरती या माशी जो है हालत पे कंट्रोल कर लोगे, बेहतर कर लोगे, तो आपके मसाइल तो खुद ब खुद बेहतर हो जी, जाएंगे। मैं यही जी, कहना चाह रहा हूँ कि हाँ जी, अभी पिछले दिनों मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हाँ, हाँ, स्विस कनाल में जहाज फंसा था। हम्म, अगर मैं अपना काम छोड़ के, दिहाड़ी छोड़ के उस खबर को फॉलो कर रहा हूँ, तो हम्म, मेरे फॉलो करने से उस जहाज पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। हम्म, बाकी सियासी बातें भी, किस हम्म, पार्टी की क्या हुकूमत है, क्या वाकयात हो रहे हैं, ठीक है एक हद तक, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा गोल, मेरी लाइफ में तरक्की आए, मेरी यस, शौरी तरक्की हो, माशी यस, तरक्की हो। यस। अब उसके लिए मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपने अब बहुत ही एक जबरदस्त पैगाम दिया। बहुत सारे लोग जैसे वो कहते हैं ना कि हर बंदा फेसबुक पे जो है, चाहे कोई कहीं से भी है, वो इस वक्त लीडर जो है वो बना हुआ है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो अगर वो अ, सिर्फ ये पहले सोचे ना कि मेरी इकोनॉमिकल ये कैसे पोजीशन ठीक होनी है, ये कैसे बेहतर होना है, कैसे हमने बेहतर करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा फायदेमंद होगा एक जो मुझे मुझे कलेक्टिवली भी। सर, जी। मुझे लगता है कि हमने सीखा ये है कि बड़ा काम करना, हम्म, एक्चुअली बड़ा काम छोटे छोटे कामों का मजमुआ होता है बड़ा काम। हम्म, मैं सोचता हूँ कि मैंने आमदन कमानी है तो मैंने बड़ा रेस्टोरेंट ही बनाना। हम्म, अब चूंकि ये कंडीशन है बड़ा, तो ना बड़े के लिए वसाइल होंगे, ना बड़ा बनेगा। हम्म, मैं सबको मशवरा देता हूँ कि छोटे से शुरू करें, हम्म, एक एक कदम से शुरू करें। उसके दरम्यान, उस दौरान आपकी अपनी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। हम्म, मैं अगर मेरा माशी मुश्किलात का शिकार हूं, मैं अगर पाकिस्तान में होता, हम्म, तो मैं क्या करता कि मैं अपनी जॉब के साथ कोई शाम को कोई छोटा मोटा बिजनेस देख लेता, वो और कुछ नहीं, कोई समोसों की रेडी लगा लेता। हम्म, मैं अक्सर लोग कहते हैं जी गैर मसीही हमसे खरीदते नहीं हम्म, है, तो मसीही आबादी में आप देख लें, आप अपने मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में मेरा ख्याल लोग शाम को 50 60 100 समोसे खा जाते हैं, कहीं से लेके आते हैं ना। तो हाँ, मेरी अगर एक रेडी है तो उसके लिए वो मोहल्ला काफी है। हम्म, दूसरा, जरूरी नहीं कि आप हर बंदा समोसे बेचे, मुझे तलाश करना पड़ेगा मेरी स्किल में ऐसा क्या है। हम्म, मैंने अपने आप को देखा, मैंने एवेलुएट किया कि हम्म, मैंने, चूंकि मैं सोचता ज्यादा हूं, तो मेरे पास एक ओवरव्यू अच्छा आ जाता है, फिर हम्म, मैं उसमें से रास्ते हम्म, तलाश, तो मैंने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी बना हम्म, ली। हम्म, उस कंपनी के थ्रू मैं मुख्तलिफ जगह पे कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, डेवलपमेंटल एड वालों को, फर्दर ऑन रिसर्च हम्म, वालों को, और हम्म, बिजनेसेस को। तो हर बंदा हमें एवेलुएट करना पड़ेगा कि जॉब मैं कर रहा हूँ वो जरूरी है, करनी है, रेगुलर इनकम है, लेकिन हम्म, आगे बढ़ने के लिए मेरा ऐसा टैलेंट, मेरे अंदर कुछ ऐसा जिसको मैं पॉलिश करके बेहतर तौर पे मार्केट में एंटर हो सकूं। तो लेकिन वो तब होगा जब मेरी टाइम मैनेजमेंट बेहतर है, जब मैं ज़हनी तौर पे उन मसाइल में हूं हम्म, जिनमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इवन पॉलिटिकली मेरी अगर गुफ्तगू का 80% हिस्सा पॉलिटिक्स है, तो मेरे उस ओपिनियन से किसी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, लेकिन अगर मेरी गुफ्तगू का 80% हिस्सा इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो हो सकता है मैं 4 दोस्तों के साथ मिलकर वहां भट्टा लगा लूं, जूस बेचूं, इमली शरबत बनाऊं, कुछ इनकम आए, इकोनॉमिक तरक्की आए। हम्म, तो यही बात है कि तरजीहात, गुफ्तगू के मौजुआत, टाइम मैनेजमेंट हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, इस गोल को सामने रखते हुए कि हमने इकोनॉमिकली
एजुकेशनली और बाकी सारे एरियाज में ग्रो करना। अच्छा, आगे ये है कि बहुत सारे जो चाक हैं 224 33 चाक, बहुत सारे जितने भी चाक हैं, तो वो ज्यादातर वो एग्रीकल्चर की एजुकेशन की बजाय वो हेल्थ की तरफ गए, मोस्टली गए हैं। लेकिन अब तो स्कोप हेल्थ का भी खत्म होता जा रहा है, जब से हमारे जो अदारे हैं वो तबाह बर्बाद होने शुरू हो गए हैं। तो अब जो है इनको एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एग्रीकल्चर की तरफ ना आने के लिए दो, हेल्थ की तरफ पहला सवाल एक चीज हमें हमेशा करनी चाहिए, ग्रास रूट एनालिसिस, कि वो हेल्थ की तरफ गए क्यों, वो किसी और तरफ क्यों नहीं चले गए, वेल्डिंग की तरफ क्यों नहीं चले गए, कुकिंग की तरफ क्यों नहीं। टेक्निकल, क्योंकि हाँ जी, हेल्थ में आसानी ये थी कि आप मैट्रिक के फौरन बाद आप जा सकते हैं, स्ट्राइपन मिलता है, फिर 3 साल के बाद आपकी अच्छी जॉब हो जाती है, अर्निंग पोजीशन, तो दैट वाज, सफर छोटा था और माशी फायदा ज्यादा था और वहां तक पहुंचना आसान था। एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल था। पहले वही एग्रीकल्चर की एडमिशन क्राइटेरिया वही है जो एमबीबीएस का या किसी और इस तरह से फील्ड का, एडमिशन मुश्किल से मिलता है। अब इसका हल क्या, मैं ये सोचता हूँ कि लेकिन वो भी जो एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, जो बच्चा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नौजवान निकलता है, वो भी एग्रीकल्चर नहीं करता। उसने भी एग्रीकल्चर इसलिए नहीं पढ़ा कि उसने खेत में जाना, ज़राअत करनी है, उसने इसलिए पढ़ा उसने किसी बैंक फॉरेस्ट में। ऑफिसर। हाँ जी। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि ये गैप्स हैं और उसके अलावा ये जरूरियात हैं। तो इल्म का मकसद है कि माशरे को जो चाहिए वो लोगों को सिखाएं और उन गैप्स को पूरा करें। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ मिलके कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, या ऑफलाइन, या एफसी वालों के साथ मेरा कोई कोलैबोरेशन हो नहीं पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो तो वहां भी हम कर सकते हैं। हम पढ़ाएं एग्रीकल्चर, या बल्कि बेहतर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोर्सेज शुरू करें और उसमें एग्रीकल्चर भी एक शामिल हो। लेकिन जाहिर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मुख्तलिफ एरियाज उसके अंदर कवर होंगे, और उसकी वजह से हमें जो सारा प्रेशर हमारा एक सेक्टर पे है, कंपटीशन दो मसीही भाइयों का एक दूसरे की एक पोस्ट पे हो रहा है, क्योंकि हम सारे एक ही फील्ड में चले गए हैं, हम डिवाइड होंगे, हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट और सपोर्ट करेंगे। और अबव ऑल, अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो जो भी इम्पोर्टेंट है इसी के साथ रिलेट कर लें। आप अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि इस वक्त हमारे जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सुन रहे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितने मसीही ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर से अटैच है? अच्छा, पहले पिछली बात आपने मुझे इजाजत दी पूरी करने की। जी। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि अबव ऑल, अब लोग जो नहीं एग्रीकल्चर की तरफ गए, हेल्थ की तरफ गए, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था रिस्पेक्ट का, कि जो आपका बहन भाई जो मेडिकल की तरफ चला गया वो तो काबिल एहतराम है, उसको सारे फैमिली ने इज्जत दी, घर वालों ने इज्जत दी। जो खेत में था, किसी ने उसको कमी कहा, किसी ने उसको अनपढ़ कहा, किसी ने उसको जाट, पता नहीं, मतलब रिस्पेक्ट का लेवल जीरो। सही कह रहे तो हो, सही आप कह रहे क्यों कोई बंदा उसमें, तो हमें कलेक्टिवली फैमिलीज को, हम सबको मिलके, जो बंदा खेती बाड़ी जो अनाज पैदा कर रहा है उसको इज्जत देनी पड़ेगी, किसान को इज्जत, ताकि हम उधर को भी जा सकें। और राबता रखना बहुत जरूरी है। जाए छुट्टियों के अंदर जाएं घूमने फिरने, कहीं आगे गिलगित मरी आगे पीछे भी तो जाते हैं ना, जहाँ ट्रैफिक जैम है, अपना घर नहीं है, कोई पानी नहीं पिलाता, अपने गांव भी जाया करें। और वहां जाएंगे, मिलेंगे, कोई दीवार सीधी करेंगे, किसी गली में आपने 2 दरख्त लगा देंगे, आपकी आपकी ऑनरशिप, आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब अगला सवाल आपका, जो खेतों में काम कर रहा था उसके लिए भी तो मार्जिन था कि वो बेहतर टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे मोस्टली हाल पे रहे, काफी देर तक हाल पे रहे, ट्रैक्टर पे नहीं आए। अगर वो जदीद टेक्नोलॉजी कर लेते तो बेहतर था। वो पैंट शर्ट भी आपको ये पता है कि हैट पैंट शर्ट कैसे वो गांव में बिजली भी है, कहाँ कहाँ दूर दराज इलाके हैं, बिजली सड़क तक गई है। तो अच्छा सर, इसमें ना, इसमें आप देखिए वसाइल हर बंदे के बड़े महदूद है। तो पहली बात तो ये कि ट्रैक्टर होना जरूरी नहीं है। मैं अगर आज जाऊं और मुझे आप पाकिस्तान में वजीर ज़राअत अगर बनाते हैं थोड़ी सी कोशिश करके, तो मैं उन लोगों को इनाम दूं जिनके पास छोटे किसान हैं, 2-2 एकड़ वाले, मैं उनको कहूंगा बैल पे वापस जाएं। क्योंकि जब आपने ट्रैक्टर पे चले गए तो ट्रैक्टर की कॉस्ट आ गई, उसकी मेंटेनेंस आ गई, उसका डीजल आ गया, 10 चीजें और। जो बंदा ज़राई बैंक से आपने ट्रैक्टर लेना, तो आपकी जमीन 12.5 एकड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जमीन बड़ी है, प्लॉट साइज बड़ा है,
सीजन छोटा होता है, आपको ज्यादा काम करना है, ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन जब आपका प्लॉट साइज ही 2 एकड़ का है तो आपको क्या जरूरत है, वो आप बैल से कर लें, खर्चा बचाएं, ट्रैक्टर वाले को भी तो आपने पैसे देने हैं। यस, अब छोटे किसान का मसला ये आ गया कि काश्त ट्रैक्टर वाला करके गया, हार्वेस्ट ट्रैक्टर वाला करके गया, स्प्रे ट्रैक्टर वाला करके गया, बाकी जो ऑपरेशन है वो भी आपने बाहर से करवाए। जब आपने काम ही कोई नहीं किया तो आपको इनकम किस चीज की मिलनी है, तो वो सारा पैसे आप पे माशी बोझ बनता है। बाकी एक तो ये पॉइंट है कि चूंकि पॉलिसीज भी नहीं बनी कुछ इन मशीनरी की इन्वेस्टमेंट पे, उसकी खरीदारी में कोई मदद नहीं मिल सकी, और मशीनरी की डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हुई। अब देखें जो ट्रैक्टर हम यूज पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये 1960 1970 का ट्रैक्टर है, अभी आज के ट्रैक्टर भी नहीं वहां पहुंच सके। और अबाव ऑल जो जो हमें जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, हमने एग्रीकल्चर को इज्तिमाई जिम्मेदारी नहीं लिया। मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक खानदान है, उनके 10 भाई हैं, मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, तो वो कोशिश करें कि अपनी ज्यादातर खेती बाड़ी अपने वो गाँव रहने वाले भाई से करवाए, उसको बीज दें, उसको खाद दे, ताकि उस पे खाद बीज का बोझ ना पड़े, उसको बिजनेस मिले और आपको शहर में रहने वालों को अच्छी खुराक मिले। तो फिर वो ट्रैक्टर भी ले लेगा, फिर उसके पास सहूलतें भी आ जाएंगी, फिर वो एक अच्छा किसान बन के उभरेगा, और आप भी जब जाएंगे तो आपको भी एक अच्छा घर, अच्छी चारपाई, अच्छी जगह भी मिलेगी उसके अंदर। ये तो है। ये समुंदरी का इलाका ले लो, फैसलाबाद या खुशपुर, काफी सारा सेम थोर हमें मिलती है। एक तो जो गवर्नमेंट ने ये इस पे चावलों की फसल पे फिर ममानत लगाई कि उससे सेम ज्यादा होती है, और सेम तो और कलर, इसके लिए जो आप क्या एडवाइस करते हो कि क्या ये कैसे इसको बचाया भी जा सकता है और लाया भी जा सकता है? मेरा ख्याल है उसे थी ऐसे फार्मूले के उसको जो कलर को है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या इस तरीके से पानी। अच्छा, ये भी सर एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी जमीन का कलर है तो वो मैं नहीं खत्म कर सकता, हाँ हाँ। मेरा पूरा शहर, मेरा पूरा जिला, मेरा पूरा डिवीजन अगर मिलके करेगा तो फिर हो जाएगा। और उसमें भी एक फैक्टर है, इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, गुफ्तगू पेचीदा हो जाएगी, लेकिन आसान बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ फसलें उगानी पड़ेंगी और सब लोगों को मिलकर उगानी पड़ेंगी, ताकि, और नमकियात का, खादों का तनासुब एक तरीके से डालना पड़ेगा। सेम तो हमारे नरी निज़ाम की वजह से है, लेकिन हम उसको भी, उस मुसीबत को भी बरकत के तौर पे ले सकते हैं अगर उसमें हमारी प्लांटेशन चॉइस इंप्रूव हो सके। और कलर में भी अगर इज्तिमाई तौर पे सारे लोग अपनी क्रॉप डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करेंगे, जमीन की मुख्तलिफ तहों को यकसा तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो नमकियात एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इस चीज के अंदर हम जाती तौर पे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, ये इज्तिमाई तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके करें, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आए, या मैसिव कैंपेन हो, तो फिर हो सकता है। हमने सूदा देहात प्रोजेक्ट में इस चीज को भी कवर करने की कोशिश की है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा प्लांटेशन जो करवाई है वो डिफरेंट लेयर्स पे करवाई है। कुछ दरख्त आपके अपर सॉइल में है, कुछ नीचे हैं, कुछ पौधे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो सके सॉइल के अंदर सॉल्ट्स की। अच्छा, अभी कई दफा हम कहते हैं, क्योंकि आप भी जो गाँव की जो शहर की हवा है वो गाँव को अपनी लपेट में ले गई है। क्या आज भी गाँव में वही सादगी, वही सादा लोग मिलते हैं? ये जनरल सा एक बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे वैसे जाती तौर पे लगता है कि सादा, ये तो एक इंसानी तबीयत का पहलू है, इसका इलाके के मोहब्बत, साथ सादगी का मतलब मोहब्बत। नहीं। असल में मतलब मोहब्बत जैसे बांटते थे ना पहले, कोई हम्म मेहमान आ गया, कोई कहते जी ये पूरे गांव का दामाद आ गया, जवाई आ गया, तो हम्म कभी किसी ने जो है वो मुर्गा, कुक्कड़ कह लो, देसी कुक्कड़ दावतें हम्म चल रही थी। हम्म। आज अच्छा, इसका मुझे लगता है कैपेबिलिटी से भी ताल्लुक है। हम्म जब गांव का बच्चा, वो उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, वो शहर जाके 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, 100 रुपया जाने का, 100 रुपया आने का खर्च कर रहा है, 300 रुपया बचता है, 300 में से 350 का तो उसको उसका एक दिन का खाना उसके घर में, तो उसके पास बचता कुछ नहीं है। मतलब वो कर लेगा औखा सौखा, जो भी करेगा, ज्यादती होगी उसका भी हल। मैं सोचता हूँ ये जो कल्चर चेंज हो रहा है या होगा मजीद भी, उसमें भी कसूरवार हम वही लोग हैं जो गांव से निकले हैं और वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये जो हमने
उनको रिस्टोर करने की कोशिश मोहब्बतें जो हैं वो गुर्बत के आड़े आ गई। हाँ जी, मतलब लेकिन मोहब्बत एक रवैया भी है जो कायम रहता है, वो शहर में भी मुझे लगता है उतना ही कायम रहता है, ये शायद। यहाँ तो वो अलग, गांव तो एक उसकी लाइफ एक बड़ी जबरदस्त लाइफ, प्यार मोहब्बत, हर किसी का मेहमान, बहुत कुछ होता था। तो मेरा ख्याल है हमारा टाइम भी हमें मजीद नहीं इजाजत देता। आप जो आपकी तरजीहात जो आप नहीं कह सके, वो जरा थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा ताकि हम अपनी गुफ्तगू मौसर और समेट भी सकें अभी। मैं सबसे पहले एक बात खुसूसी तौर पे नौजवानों से करना चाहूंगा कि आगे आए, लीड लें, नए आइडियाज लेके आए, अपनी गुफ्तगू को उन चीजों पे लाएं जो आप कर सकते हैं। आप मुल्क का वजीर आजम पता नहीं बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी गली में 10 पौधे जरूर लगा सकते हैं। आप अमेरिका के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कोई छोटे छोटे बिजनेसेस जरूर कर सकते हैं, और वो छोटे काम करें जो आसान होते हैं। फिर जब खरीदारी करें तो देखें कि किसी बहन भाई से करें, उसके बिजनेस को प्रमोट करें। तो पहली बात, अपनी तरजीहात गुफ्तगू इम्प्रूव करें, अपने बिजनेसेस की तरफ ध्यान दें, अपनी जो भी स्किल है उसको पॉलिश करें, एजुकेशन की तरफ आए। एजुकेशन का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है। एजुकेशन का मतलब इल्म है, और उसके बाद उस इल्म को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि आप उससे पैसे कमा सकें। और खेती बाड़ी के हवाले से किसानों की बात करें तो अपने देहात में रहने वाले अजीजों को उतनी ही इज्जत दें, बल्कि ज्यादा दें, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। जो मदद कर सकते हैं उनकी वो करें। कोशिश करें कि आपके किसी अजीज रिश्तेदार को किसी पठान से सूद पे पैसे लेके खाद स्प्रे न लेनी पड़े, आप उसको खाद स्प्रे ले दें, और उसके बाद जो गंदम आएगी उससे आप एडवांस पेमेंट पे वो गंदम खरीद लें। उसका भी काम हो जाएगा, आपको भी अच्छी क्वालिटी की गंदम, यानी कॉपरेशन डेवलप करें, मिलें जुलें, इंटरेक्ट करें। और नेशनल लेवल पे मैं सोचता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चर्चेज हैं, एनजीओज हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स प्लान समथिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो जो खला पीछे रह गए एक पूरी जनरेशन की तरफ से, और किसी भी वसाइल से मसाइल से, जो भी वजह थी, उनको हमने पूरा करना है। मैं बहुत अरसे तक कहता रहा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अब हमसे छोटों ने हमें कहना है कि आपने क्या किया। ये तो हम है। दुखी दास्तान, हम एहतजाजी तहरीरें छोड़ के नहीं जाना चाहते। हम ठीक है, जरूर तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि तनकीद में भी सबक छुपे हैं, नए रास्ते निकलते हैं, लेकिन उसके साथ अमली इकदामात भी, तमीरी इकदामात भी होते रहने चाहिए। तो अगर ये सारी पिक्चर होगी तो तरक्की का सफर तेज भी होगा, पायदार भी होगा, और फौरी तौर पर शुरू भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई पैगाम रह गया तो हम जो है वो इसको इजाज़त लेते हैं लोगों अपने नादरीन से। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि अगर हमारे गांव या दूसरे अगर इज्तमाही सोच भी रखें कि हमने इज्तमाही तौर पर कैसे तरक्की रखनी है, तो ये अदारे वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ भी मतलब एक और जो मैं सोचता हूँ कि पॉलिटेक्निकल जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है। हाँ हालांकि जी, ये आपने इज्तिमाई गांव की बात की, तो मेरा इंग्लैंड में बाकी बाहर रहने वालों से एक पैगाम है, गुजारिश है हाँ, कि खुदा आपको बरकत देता है। कोशिश करें कि किसी ना किसी गांव में एक आधा प्लॉट लें, कुछ 2-4 एकड़ जमीन लें, किसी को वहाँ खेती बाड़ी करने दें। वो हम पे कोई ज्यादा बोझ नहीं है, लेकिन किसी को जॉब भी मिल जाएगी, और उन देहातों से जो हमारी कम्युनिटी की पहचान है, उन पे आपकी प्रेजेंस रहेगी। जब आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कम्युनिटी का आके करेगा, वो ऑनरशिप भी लेगा, वो राइट भी छीनेगा, तो ये भी कुछ ना कुछ। और दूसरी, आपने पॉलिटेक्निकल की बात की, तो मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि इस पे ध्यान देना, लेकिन इसको चेन पूरी चलानी है। आपने सिर्फ बच्चे को टेक्निकल तालीम नहीं दिलवानी, उसके बाद उसको रोजगार भी लगवाना, उसको दुबई सऊदी अरब भी पहुंचाना। A to Z अगर हम कुछ ऐसा प्लान शुरू करें, तो इसमें भी मैं दावत देता हूँ हम ख्याल दोस्तों को, बुजुर्गों को, अदारों को, कि आए हम इस पे मिलकर बात करें, हम कुछ कंपनी स्टार्ट करें, हम स्कॉलरशिप शुरू करें। जो सफर गांव से टेक्निकल अदारे तक का ना रहे, अदारे से ग्रेजुएट हो के आगे दुबई सऊदी अरब मिडिल ईस्ट जॉब तक जाए, ताकि ताकि वो ज्यादा फ्रूटफुल रहे, उसके नताइज नजर आए। जी जी जी। इसमें जो एनजीओज हैं, बड़ी एनजीओज हैं,
इसमें बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं कि अगर उनकी तवज्जो इस तरफ हो। जैसे गांव के नज़दीक भट्टे भी, भट्टे पे काम करने वाले बड़े मसाइल का शिकार हैं। तो अगर कर रही हैं एनजीओ ये, इसमें नहीं हम कह सकते कि भट्टे वालों के लिए नहीं काम कर रहे, बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कुछ मसले मसाइल हैं। एक जगह से पैसे लेते हैं, दूसरे से ले लेते हैं और यहाँ फंसे रहते हैं और पेशगियाँ लेके इस तरीके से। तो इस तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे जो ये नहीं कह रहा कि भट्टे का काम बंद हो जाए या इस तरह आ जाए, लेकिन आप उसको जो है अपने बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए भी सोचें, बजाय प्रॉब्लम के लिए उनकी एजुकेशन के लिए सोचें। बेहतर अगर एजुकेशन आती है तो कितनी चेंज आती है, कितना मसाइल पे काबू पा लेते हैं। हाँ, अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मसाइल, तो ये बेहतर है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो मैं आपको ज़्यादा मौका दूं कि आप एक यंगेस्ट, ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रखते हो और ज़्यादा मोटिवेशन या जी, मोटिवेट करते हो लोगों को। मैं जी। शुक्रगुजार हूँ। और जाहिर है सोच तो आपके तजर्बे के साथ है और सबका अपना, तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ जी, अगर आप भट्टे के वालों की खुसूसी तौर पर बात करें तो मुझे लगता है उनकी स्किल जो है, उनका बिजनेस एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज किया जाए। Yeah. और मैं सोचता हूँ कि हम अगर कलेक्टिवली कम्युनिटी मिलके 2 4 5 भट्टे हम बना लें। मैंने इस पे कुछ काम किया और मैंने जो इस पे काम किया उस पे मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी सामने रखा है कि क्यों कोई इंसान कर्ज के दबाव के नीचे रहना चाहता है, और अगर वो रहना चाहता है तो उसको कैसे हम आम लोगों के अंदर बाकी सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मेरे पास उसके लिए एक पूरी फिलॉसफी है। और उस फिलॉसफी का मरकज ये है कि भट्टे के लोगों का आम लोगों से कट के रहना, अलहदा भट्टे के आसपास रहना, वो भी प्रॉब्लम की एक जड़ है। अगर हम कोई ऐसा भट्टा बनाएं जहां हम 8 घंटे वर्किंग आवर्स रखें, वीकली हॉलीडे, वीकली ऑफ डेज रखें, हॉलीडेज रखें, इंसेंटिव रखें एजुकेशन को लेके, और ये लोग वहां काम करें और आम आबादी के अंदर रहें बाकी लोगों की तरह, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इंस्पायर होंगे, हमारे कोलेक्टिव बिहेवियरल चेंजेस आएंगे जिससे हम उस खास लाइफस्टाइल से निकल सकेंगे। वेरी नाइस, ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। और यहाँ पे सरवर भट्टी साहब ने बहुत तारीफ की है कि डॉक्टर साहब ज़बरदस्त बातें हैं, खुदा आपको और बरकत दे। इस तरह और बड़े हमारे जो इस वक्त देखने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी और वेरी नाइस और बहुत बहुत शुक्रिया। सा कहा है। तो मेरा ख्याल है जो प्लान आपका, जो भट्टे वाला प्लान प्लान भी था, इट्स वेरी नाइस। अगर इस पे अमल किया जाए और हम जो है ये ज़्यादातर लोगों को या एनजीओ को ज़रूर एक कहेंगे, मैसेज देंगे कि प्लीज़ आप मुस्तकिल तौर पे जिस तरह पाकिस्तान ने जो है बाहर से चीजें मंगाई हैं, वहां पैदा नहीं की। अगर पैदा करते तो रोजगार भी बढ़ता। इसलिए आप ऐसी जगह पे लगाओ जो आपकी कम्युनिटी को चेंज करता है, सोच को भी चेंज करता है और उनकी जो एक फितरत फितरत कह सकते हैं, या मतलब उनकी फाइनेंशियली भी और तर्ज फिक्र सोच भी। भी ग्रो हम्म करे। हम्म जी। अच्छा, यहाँ एनजीओ, पहले तो मैं सरवर भट्टी साहब का और बाकी सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं लखारी हूँ नहीं बाय प्रोफेशन। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे की सपोर्ट से, उनके रिस्पांस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी मेरी आज शख्सियत है इसमें आप सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आई एम वेरी थैंकफुल। अब ये एनजीओ से मेरी एक करीम बात नवर करना मेरा चाहूंगा। ख्याल है आपके साथ के चक की हैं शायद, जी जी, ये उन्होंने भी भी हमारे एरिया ऑफ वर्क में हमारा अपना गांव यानी 33 चक, आई मैं नो उनका भी दैट। शुक्रगुजार हूँ। नहीं, चलो। अच्छा, जी। तो मैं एनजीओ के हवाले से लास्ट बात के, हम खानेवाल में और आसपास देहातों में काफी कुछ कर रहे हैं। हम्म कोई भी एनजीओ अगर उन इलाकों में कुछ करना चाहे तो वी कैन प्रोवाइड देम विद ऑफिस, हम्म आवर टीम विल हेल्प देम। हम्म अगर 31 चक में कोई प्रोजेक्ट करना चाहे तो जितनी हमारी आबाई जमीन है, वी आर विलिंग टू, यू कैन यूज इट फॉर योर प्रोजेक्ट्स। हम्म और इसके अलावा आप कुछ करना चाहें तो हमारी कंपनी है ISST, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। We can provide you consultancy. We have a board of 15 people, all PhDs from different countries, and they speak 15 different languages. तो
just tell us how can we help you. We will help you, we will be part of your work, और हम जिस भी तरीके से आपके लिए कुछ कर सकें हम जरूर करेंगे। और अगर आप एक्सक्लूसिवली खानेवाल में कुछ करते हैं तो वहां हम आपको ये सारे रिसोर्सेज देंगे। और बाकी सारे मसीहों के लिए हम वहाँ एक फार्म हाउस बना रहे हैं, आप जब जाना चाहें आप जरूर रहें, खानेवाल जाएं, रात रहें, हमारे मेहमान बने। आपको हम स्टेशन से बस स्टॉप से पिक करेंगे, घुमाएं फिराएंगे, आपका खाना खाना रहना सब हमारे जिम्मे। Just come, be our guest. Let's connect with all the people there. जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर जोशुआ, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी गुफ्तगू इतनी मुतासर कुन थी कि हम घंटों घंटों बात कर सकते थे, और लेकिन मुख्तसर अच्छा होता है। और मैं ये लोगों के लिए या दूसरों को ये भी आपकी गुफ्तगू से ही निचोड़ निकालूंगा कि बजाय हम मनफी सोचें या सरगर्मियों में अपना वक्त ज़ाया करने के लिए पॉजिटिव सोचों को बढ़ाएं और अपने दूसरे भाइयों का साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएं। और इतनी अपॉर्चुनिटी या जिस तरह का आपने एक प्लान दिया है कि हम प्रोवाइड करेंगे, आप आए, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई ऐसा हाल नहीं। और लोग अगर इस तरह तरक्की होनी शुरू हुई तो जो शहरों की तरफ है ना, वो लाइफ इस तरफ आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल एक ठीक है। सुकून माहौल, प्यार मोहब्बत। जी इजाजत लें फिर। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, मतलब भट्टे की बात ये हो रही थी कि अगर कोई मेरे गांव में कोई अदारा भट्टा लगाना चाहे तो वी कैन प्रोवाइड देम लैंड एंड व्हाटएवर। जो भी रिसोर्सेज हमने अपने पेरेंट्स और फादर से इनहेरिट किए हैं, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर कम्युनिटी। एंड अदरवाइज भी अगर किसी भी तरह से मैं बस ये गुजारिश करूंगा कि काम हम सारे लोग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो मौसर हो, उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, और उसमें बहुत सारे टेक्निकल लूप्स रह जाते हैं। तो अगर हम कुछ नेटवर्किंग कॉपरेशन करते हैं तो उनको हम फिल कर सकते हैं। और खास तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको बड़ी मोहब्बत है वहां अपने इलाकों से, अपने गाँव से। तो जब आप जाएं आपको भी कुछ मिलना चाहिए, तो आपको ये मिलना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं एक फार्म हाउस बनाएं। जब आप लोग जाएं तो आप आए, वहाँ एंटरटेनमेंट होगी आपके लिए, घूमना फिरना, खाना पीना, जो देसी मुर्गी शुर्गी आप खाना चाहते हैं वो हम आपको वहाँ खिलाएंगे। और मैं ब्रैकनल में रहता हूँ, और हो सकता है अगर मैं आगे चल के कोई यहाँ फार्म बना सका तो मेरे भी मेहमान बनिएगा। नहीं, मैं यहाँ ना एक दो नाम जरूर लूंगा, हमारी टीम के भी हैं। एडवोकेट रिफत बशीर है, उसने बहुत आपके लिए ब्लेसिंग के लिए दुआ की है। इमानुएल गिल हैं, और कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने आपके लिए बड़ी वेल विशिंग का जो है वो पैगाम दिया है। तो नाजरीन, यकीनन आज की गुफ्तगू एक बड़ी मौसर साबित होगी। बल्कि डॉक्टर तो यंग डॉक्टर काम कर रहे हैं, एक नया आइडिया दे रहे हैं। तो मेरे जहन में यही था, बजाय हम ऐसे टॉक शो में वक्त ज़ाया करने की बजाय इन टॉक शो को ज़्यादा जगह दें जो हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और जो शाह आपका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और ये उम्मीद कि आप फिर दोबारा हमारे साथ आएंगे एक नए आइडियाज़ के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ। इसी के साथ आप सबका खुदा हामी व नासिर हो, और खुदा आप सबको बरकत दे। और दुआ स्पेशल करते हैं कि ये कोविड की जो मुश्किलात हैं वो सारी दूर हों, और हम सोशल और इस तरह जो फिजिकल तौर पर भी करीब आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।